कर दी है आप लोगों को दिख, ओके फाइन। देन मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिस इज माय पीडीएफ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो मेरा क्वेश्चन था, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द आइगन वेक्टर्स एंड व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? यहाँ दिख रहा है, वहीं से बता दो यार। सो दिस इज माय, मेरे पुराने नोट्स हैं ये कुछ, वहीं से पीसी स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट बाय सम eigen vectors and eigen values, then we'll go for some dimension reduction methods, and then we'll go for this principal component analysis. So what we are trying to do is that we like to break our matrix, that is our data matrix. So I like to break this data matrix into the smaller parts. So first, my assumption is that my data is my matrix is again m cross n matrix, and when I like to solve my equation like y equals to beta x, fine. So when we are like to estimate that y equals to beta x, then let's say we have to estimate the unknown parameters. So what is the equation of that when we are trying to estimate this beta hat? Beta, the estimated beta is just like x transpose x ka whole inverse into x transpose into y. So this is my equation of unknown parameters. तो अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो डेटा नियर अबाउट लेट्स से 10,000 क्रॉस 400 का आ रहा है, फाइन. सो these are 10,000 क्रॉस 400. तो अगर मैं पूछूं कि इसमें फीचर्स कितने हैं, तो फीचर्स कितने होंगे इसमें? Any responses? How many features? If I am getting 10,000 cross 400 cross matrix, this is my data. So how many numbers of features are available in my data? वही तो बोलो. 400 attributes are there, sir. Okay, so my thing is that we are going for 400 attributes, and total number of elements are 10,000 cross 400 elements. Now अब इसका अगर मेरे को इनवर्स निकालना है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, फाइन, क्या पॉसिबल है? इवन इट इज इम्पॉसिबल, फाइन. अगर ये पॉसिबल भी है तो कंप्यूटेशन टाइम कितना लगता है ना? तो हम उन चीजों पे नहीं जाते हैं. अब हमने अभी मल्टी कोलिनियरिटी पढ़ा था, तो उस मल्टी कोलिनियरिटी में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फीचर्स आ रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे. तो अगर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे तो हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी आ रही थी, और मल्टी कोलिनियरिटी के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल उन्होंने बताया था कि हम उसमें फीचर सिलेक्शन कर लें, कि जो हमारे पास 400 फीचर्स थे, उस 400 फीचर्स को हम हटा दें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रखें, बाकी या इंडिपेंडेंट फीचर्स रखें, बाकी जो डिपेंडेंट फीचर्स हैं हम उन डिपेंडेंट फीचर्स को हटा दें. इज इट फाइन? सो अब हमारे पास चीजें आ रही है डायमेंशन रिडक्शन की. अब डायमेंशन रिडक्शन क्या बोलता है, हम आगे कवर करते हैं. तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स था वो ए नाम का मैट्रिक्स था. वो ए नाम का या एक्स नाम का जो मैट्रिक्स था वो बहुत बड़ा मैट्रिक्स था. अब उस बहुत बड़े मैट्रिक्स में से हम चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीजें उठा लें, इररिलेवेंट चीजें हम उसमें से हटा दें, है ना, हम उसको छोड़ दें. लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से अगेन आई एम सेइंग दैट मेरे पास डेटा है let's say again my equation of y. मुझको बताना आप लोगों की मेरी स्क्रीन क्या आप लोगों को दिख रही है? दिस इज, मैं एक नोटपैड खोल रहा हूँ, तो नोटपैड आपको दिख रहा है अभी? सर अभी स्क्रीन दिख रही है? नो सर. नो सर. नो सर. ओके ठीक है. सो मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही. सो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है दैट ट्रांसफॉर्म्स योर, लेट्स से आप लिखते जाएं, मैं बोलते जाता हूं. तो लेट्स से माय फंक्शन सेज दैट आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माय डेटा फॉर let's say 4-dimensional data. So you can write r upon r cross or r cross r to the power 4 cross 4. Let's say
r to the power 4 cross 4 matrix and I am transforming into let's say 2 cross 2 मैट्रिक्स। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास 4 क्रॉस 4 एक्स का मैट्रिक्स है और मेरे को उसका इनवर्स निकालना है, तो उससे अच्छा कि अगर मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लूं और उसका मैं इनवर्स निकालूं, तो कौन सा इजी तरीका है? अगर हम सिर्फ कंप्यूटेशनल कॉस्ट पे बात करें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का है ना, हमारे पास सिंपल सा था, है ना, हमको जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, डायगोनल एलिमेंट्स को हमको जस्ट इनवर्स करना था और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनकी हमको उनको अगेन स्वैप करना, सॉरी उनकी वैल्यूज हमको माइनस करनी थी और बाहर हमको क्या बोलते हैं कि डिवाइड करना था उसके डिटरमिनेंट से, तो हम उतने आसानी से उसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते थे। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे काम नहीं करना था, हम सिंपल सी वैल्यूज पे काम कर लेते थे। अब मान लो कि मेरे पास डेटा है, लेट्स से अगेन माय डेटा दिस एक्स मैट्रिक्स इज लेट्स से दिस इज 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। अब मेरे को इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैं निकाल लूं, आप लिख लें 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है और मेरे को इसको 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास कुछ एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो उस मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, 5 क्रॉस 5 के मैट्रिक्स को। कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था मेरे पास। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोशिश करके देखो कि क्या मैं उसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं, जैसे मेरा 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स था, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लूं, जैसे मेरे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकाल लिया, बाकी मेरे पास इररिलेवेंट चीजें थी। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? नो सर। नहीं कर सकते? नहीं कर सर, 5 नहीं हो सकता। सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ? सर डिपेंडेंट चीजें रख सकते हैं। हाँ, और इंडिपेंडेंट चीजों को हटा सकते हैं। इंडिपेंडेंट चीजों को हटा सकते हैं ऐसा? नहीं सर, सॉरी सर, इंडिपेंडेंट को रख सकते हैं और डिपेंडेंट है उनको हटा सकते हैं। अच्छा सर वही जैसे तरीका मल्टीकोलिनियरिटी में सर मतलब वो कॉमन हटाते निकाल थे सकते, बस एक वो बीच। कॉमन हाँ। निकाल सकते हैं कुछ फिर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरे नोट पैड दिख रहा है ना आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। Okay, thank you. So this is my 5 this is मेरा x कहाँ गया? Wait, this is my 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। इस 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स को लेट्स से एक A मैट्रिक्स था, उसके बाद मेरा लेट्स से दिस इज माय अनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, मैं इसको U लिख देता हूँ। फाइन, अब U मैंने अनइम्पोर्टेंट के लिए नहीं लिखा, मैंने और किसी के लिए लिखा है, पर अभी हम इसको अनइम्पोर्टेंट कर दें। फिर मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, फिर मेरे पास एक अनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हो गया, लेट्स से दिस इज सेम था, तो मैं इसको लिख देता हूँ U ट्रांसपोज। हो सकता है? क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? तो मैं इसको वापस नीचे ले आता हूँ, इसको बोल देता हूँ U ट्रांसपोज इज माय लेट्स से दिस इज 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अगेन दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स and this is again my 2 cross 5 matrix. Finally मेरे को 5 cross 5 matrix मिल जाएगा। Is it fine? हेलो? ये क्लस्टर बना के करना है क्या? हाँ, मैं तो क्लस्टर कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स था, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था, मेरा डेटा 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स में से मैं इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये निकाल सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया ना, यहाँ पे हम 5 क्रॉस 5 को अगर जाते हैं जैसे 5 क्रॉस 5, सो हमारे पास 5 क्रॉस 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 5 क्रॉस 2 into 2 क्रॉस 2, तो इट गिव्स यू 5 cross 2 matrix, again 5 cross 2 matrix into 2 cross 5 matrix, it will certainly give you 5 cross 5 matrix। तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा था। मैं मेरे इस डेटा को इस इतने हिसाब से डिवाइड कर सकता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ या ना? जैसे मेरे पास लिखा लेट्स से 18, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अगेन दिस इज माय 18, मेरा बड़ा सा मैट्रिक्स था, तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज 2 into 3 into और क्या हो सकता है 9, है ना? फाइन, सो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, दिस इज 3 क्रॉस 3,
सो मेरे पास मिल गया एक छोटा सा, ये हो सकता था अनइम्पोर्टेंट चीजें हो, ये भी कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजें हो, तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता था। अच्छा, मैं स्कोर को छोटा भी कर सकता था, मैं इसमें और छोटा काम कर सकता था, तो इसमें मेरे पास और चीजें कम आ सकती थी। So this is how we can go for important. These are important things. So this is supposed to be my important thing, and these are my irrelevant thing. तो मैं इस important चीज को निकाल लेता, तो इतने बड़ी वैल्यू को मैं कहाँ पे ले आया, मैं 2 पर ले आया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया मैंने कैसे करा? यस सर। यस सर। है ना? हम जैसे Yes, sir. दिस इज बेसिक योर लीनियर एल्जेब्रा। मेरे को कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमको बेसिक लीनियर एल्जेब्रा नहीं आता, तो हम उसको बेसिक लीनियर एल्जेब्रा। तो अब मेरे पास इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा था? ये हमारे पास भी बहुत सारा डेटा था, जिसमें से इंपॉर्टेंट डेटा मेरे पास ये निकाल लिया। तो दिस इज समथिंग लाइक डायमेंशन रिडक्शन। पूरा अभी डायमेंशन रिडक्शन में नहीं समझा रहा, पर देखो यहाँ मैंने 5x5 से मेरा मैट्रिक्स आ गया 2x2 पे। मैंने डायमेंशन रिड्यूस कर दिया, मेरे पास कितना छोटा डेटा हो गया। अब मैं 2x2 पे काम कर सकता हूँ, जैसे 18 की जगह मैं 2 पे ले आया। दिस इज वेरी गुड थिंग। आप ऐसे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? बेसिक चीज समझ में आई? यस सर। फाइन। यस सर। Sir. अब ये हम बोल रहे हैं कि ये बेसिक एंटिटी जो है हमारे पास आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, है ना? आइगन वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही तो देती हैं, इरेलेवेंट चीजें थोड़ी देती है। Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीजें देती है। तो अब हमारा जो डेटा मैट्रिक्स था, उस डेटा मैट्रिक्स को हम आइगन वैल्यूज में तोड़ देते हैं। आगे पीछे की चीजें क्या होंगी? ये आइगन वेक्टर होगा, ये भी आइगन वेक्टर होगा, और ये हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें से हम आइगन वेक्टर हटा दें, ये आइगन वेक्टर हटा दें, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आइगन वैल्यू हो गई। हम आइगन वेक्टर कैसे हटाएंगे ये भी हम देख लेंगे, पर हम ये देखते हैं कि ये हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पर ये समझ में आया कि हम इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? दिस इज 2, एक कॉमन वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यू निकाल ली। अगेन अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरे आइगन वैल्यूज पे। तो आप लोगों को समझ में आया कि आइगन वैल्यूज क्या इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती है। आप लोगों ने आइगन वैल्यू पढ़ा था, पर आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यू वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ योर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इज इट फाइन? हमने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा। नाउ फाइन। सो when we are saying that eigenvalues and eigenvector, so when any matrix, let's say this is my matrix A, this particular matrix, let's say A, hits your any vector, so it hits your particular vector, fine. When it's particular vector, तो मेरे पास वो particular vector, अगर मैं फिर बोलूं कि this is my particular this is my data, है ना, दिस इज माय। अब इस डेटा को हम वापस यही रिस्पांस में लेके आए कि मेरे पास कोई वेक्टर था, वो वेक्टर किसी मैट्रिक्स को हिट करता है ना। हम इसको अब ऐसा समझने चले कि हमारे पास यहाँ वेक्टर है, हमारे पास यहाँ वेक्टर है, और हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स अवेलेबल है। इज इट फाइन? सो व्हेन योर मैट्रिक्स हिट्स योर पर्टिकुलर वेक्टर, देन वेक्टर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वेक्टर, ठीक है, एंड इट स्ट्रेस फ्रॉम इट पाथ, वो उसके पाथ से हट जाता है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था, दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज माय एक्स। तो मेरा एक्स क्या है? दिस इज माय वेक्टर, दिस इज 1 एंड 3। सो मेरा वेक्टर जो था दिस इज 1 3 था, फाइन। दिस इज 1 एंड दिस इज 3, तो दिस माय मैट्रिक्स इज 1 3, फाइन। ऐसा मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो दिस इज माय 1 एंड 3, फाइन। और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 2 1 का, तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आता है एक वेक्टर आता है। और वो वेक्टर कैसा आता है? उस वेक्टर की वैल्यू होती है, लेट्स से दिस इज 4 और 5 जो भी था, दिस इज 4 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज माय नियर अबाउट 7 क्रॉस 4 और 7 क्रॉस 5, ऐसी कुछ वैल्यू आ सकती है। आप इसमें 3 क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। तो फटाफट मेरे को इसका आंसर बताओ क्या आएगा व्हेन यू आर 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स। सॉरी या 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास नया वेक्टर मिलता है, और उस नया वेक्टर का डायमेंशन ऐसा होता है, फाइन। सो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? लेट मी कंप्यूट। तो इसका मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए बताओ फटाफट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तुम लोगों से। So let me check whether this is 1 comma 2 2 comma 1 into 3 into 1. So this is 3 into सर 3 plus 2. आपकी स्क्रीन
ओरिजिनल वाली ही दिख रही है, स्टार्ट वाली दिख रही है स्क्रीन। कौन सी स्टार्ट वाली? मैंने अभी कुछ कंप्यूटेशन करा ही नहीं है अभी, मैं मेरे कॉपी पे कर रहा हूँ कंप्यूटेशन। फाइन, सो दिस इज 5 सर एंड वो दिस इज ग्राफ दिख रहा है ना? यस सर। यस फाइन, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। दिस इज 3 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 1, सो दिस इज 5,7। ओके फाइन, सो दिस इज इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज 7, दिस इज माय 7 and 5, so I'll get 5,7 values over there. So this is how my values are converted over there and this is my matrix. So अब यहाँ पर देखें कि जब इस पर्टिकुलर वेक्टर से हमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इस वेक्टर की, ये वेक्टर की जब नया वेक्टर मिला, ये नया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी डायरेक्शन यहाँ थी, इसकी डायरेक्शन हमारी ये वाली चेंज हो गई। So our direction changes as well as the magnitude changes. So when we are saying that, let's say some vector, एक कोई vector होगा, this is supposed to be an eigen vector. So when any matrix hits your eigen vector, then it doesn't strays from its path. It means that your eigen vector is refused to change its path, only magnitude is changes. Like again मेरे पास एक vector था, again अभी मेरे पास 3 1 था, अब मैं इसको बोलता हूँ this is 1 1 1 and my matrix is 1 2 2 1. So I am just multiplying all these values, so I am getting 3 cross 3, और 3 cross 3 में से मैंने 3 into 3 and 3 and इसमें से एक कॉमन भी निकाल लिया, तो अगेन मेरे पास डायरेक्शन वही आ रही है, 1 cross 1 की भी डायरेक्शन वही है और 3 cross 3 into 3 की भी मेरे पास डायरेक्शन वही है। अब क्या चेंज हो रहा है हमारे पास? मैग्नीट्यूड। यहाँ हमारा मैग्नीट्यूड 1 था, हमारे यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। फाइन, सो this is the difference between your common vector and the eigen vector. So जब एक मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगेन कि उसकी वैल्यूज बड़ी हो सकती हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो हम वापस इस नोटपैड पे आते हैं। तो आई एम सेइंग दैट दिस इज सपोज्ड टू बी माय आइगन वेक्टर्स, अगेन दिस आर माय आइगन वेक्टर्स। तो ये आइगन वेक्टर या ये आइगन वेक्टर मैं इस आइगन वैल्यूज या इंपॉर्टेंट डेटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी सिर्फ वैल्यू बढ़ा देगा और कॉमन रेशियो में बढ़ाएगा। तो कॉमन रेशियो में बढ़ाएगा तो हम उसको नॉर्मलाइज करके चीजें निकाल सकते हैं। तो कॉमन रेशियो में बढ़ाएगा, उसकी डायरेक्शन या हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसकी लॉस नहीं करेगा। इज इट फाइन? हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या थी? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी इस वेक्टर की डायरेक्शन थी। इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, हो सकता था उसका कोरिलेशन हो, उसका कोवेरिएंस हो, जो भी हो, तो वो चीजें इसको लॉस नहीं कर रहा। इज इट फाइन? इतना समझ में आया हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज पर क्यों काम कर रहे हैं? यस सर। फाइन। बाद में नागर साहब ये मत बोलना कि सर आप समझाते हो फिर हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। So why this eigenvectors are so important? So it turns out the several properties of your matrix and that can be analyzed based on your eigenvalue. So मैंने बताया भी था why these eigenvectors are so important, because when any matrix hits to your eigenvectors, then its information stays, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है, उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जो था वो इंफॉर्मेशन हमारी वही की वही रही है। तो हम हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर इस पे आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इंफॉर्मेशन वही होगी पर मेरा डायमेंशन तो रिड्यूस हो जाएगा। इज इट फाइन? हम सिर्फ मैट्रिक्स का छोटे छोटे पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने हमारे मैट्रिक्स का एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करा था, दिस इज L equals to LU डिकम्पोजिशन। तो A equals to LU डिकम्पोजिशन में हम एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जा रहे थे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जा रहे थे, वो एक इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन था। पर एक बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रहा है? एक बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये आ रहा है कि हम उस मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइगन वेक्टर्स के साथ हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो वही रहेगी, उसकी साइज छोटी हो जाएगी। फाइन। So again, now so these are supposed to be my eigenvectors. Now I am going for eigenvalues. So this lambda 1, lambda 2 and lambda n's are your lambda 1, this is the eigenvalues. यहाँ मैंने गलत लिखा है। So this lambda 1, lambda 2 and lambda n are your eigenvalues of n cross n matrix, and let's say यहाँ पर eigenvalues ही लिख लेना। Then this lambda 1 is called your dominant eigenvalues of A if lambda 1 is lambda 1 जो है सबसे अगर बड़ा है तो it is supposed to say that it is the dominant eigenvalues. फाइन। अब हमको अगर इंपॉर्टेंट इसमें से भी निकालना है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम कुछ आइगन वैल्यूज ही ले लें, सारी आइगन वैल्यूज भी नहीं लें। अगर हमको ज्यादा फीचर्स या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ही चाहिए
सो हम उनको अरेंज कर लेते हैं। हम उनको कैसे अरेंज कर लेते हैं? लेट्स से हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, लेट्स से मैं लेमड़ा, अब मैं लेमड़ा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 1 2 3 लिख रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे आइगन वैल्यूज आ रही हैं। लेट्स से दिस इज लेमड़ा 1, दिस इज लेमड़ा 2, दिस इज लेमड़ा 3, लेमड़ा 4, लेमड़ा 5, लेमड़ा 6 मेरे पास इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ कि उनकी कुछ भी वैल्यूज होंगी, तो लेट्स से असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, तो लेट्स से ये लेमड़ा 3 सबसे छोटा है, देन वी आर हैविंग लेमड़ा 2, देन we are having lambda 4, then we are having lambda 6, then lambda 5, then lambda 1. So this lambda 1 is the greatest of all lambda. So this is supposed to be the dominant eigenvalue. So अगर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो अगर ये बहुत बड़ी हैं और ये बहुत छोटी हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नियर अबाउट ये 90% आपके डेटा का वेरिएंस कवर कर रहा है, तो मेरे पास ये 10% वेरिएंस को मैं क्यों इंक्लूड करूंगा? मैं 90% वेरिएंस पे भी काम कर सकता हूँ। तो अगेन यहाँ देखो कि मेरा डेटा भी 6 में था, मैंने फिर उसको, दिस इज अगेन 6x6 मैट्रिक्स, उस 6x6 मैट्रिक्स को मैंने अगेन 3x3 मैट्रिक्स में ले आया। तो अब चीजें कितनी छोटी हो रही है, ठीक है? हम बहुत बड़ी चीजों से बहुत छोटी चीजों पे आ रहे हैं, और बड़ी चीजों से छोटी चीजों को, छोटी चीजों से बहुत छोटी चीजों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर डायमेंशन रिडक्शन। सो दिस आर सपोज टू बी डायमेंशन रिडक्शन। अभी फिर हम देखते हैं कि डायमेंशन रिडक्शन पे काम क्या हो रहा है। तो आपको आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू समझ में आई और डोमिनेंट आइगन वैल्यू की चीजें समझ में आई। सो दिस इज माय बेसिक असम्पशन। फाइन? इज इट फाइन? यस सर। ओके। अगर नहीं आता है समझ में तो अभी पूछ लेना, डायमेंशन रिडक्शन समझ में नहीं आएगा, मैं सभी से बोल रहा हूँ। सो आई एम अगेन गोइंग फॉर, मेरा हाथ हिल गया होगा, मैंने फोटो खींचा था तो फाइन। सो दिस इज माय, अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दिस इज बेसिस। फाइन, वी आर हैविंग सम वेक्टर स्पेसेस, वी आर हैविंग सम null spaces, we are having some column spaces, then we are having some bases, and then we'll go for dimensions. So अभी dimensions पे छोड़ दें। Dimension is just equals to the number of dimensions to the rank of your matrix. अगर आपको rank matrix की rank निकालना आती है, it means that you are comfortable to say this is the dimension of your matrix. Fine. तो आप लोगों को rank निकालना तो आती है ना matrix की? Yes sir. Okay, so the rank of Yes, your sir. matrix is rank of your matrix is supposed to be the dimension of your matrix. Fine. So अब हम basis पे बात करते हैं. So this basis is a set of vectors for your, this belongs to, यहाँ पे sign लिखा है, this is belongs to your n dimension. So this is a vector that contains n values. So it is a vector that contains n values. तो मैंने इसको बोला this is n dimension. Fine. So a basis, as this is a set of vectors. This is again a set of vectors. मैं अगेन बोल रहा हूँ सेट ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर नहीं, बेसिस इन सेट ऑफ वेक्टर्स. सो दिस अ सेट ऑफ वेक्टर्स, तो हमारे पास एक वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर होगा, हमारे पास n वेक्टर्स होंगे, एंड ऑल दोस वेक्टर्स बिलोंग्स टू, दिस इज एन सेट ऑफ वेक्टर्स. कितने सेट होंगे अभी बात नहीं कर रहे, बट दिस इज एन सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कंटेन्स n एलिमेंट्स. सो दिस इज अगेन सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एन बेसिस if they are linearly independent. Again I am saying these are supposed to be the linear independent, and every vector is again n dimensional vector, can be expressed as a linear combination of all these vectors. Fine. So simple सी इक्वेशन में क्या बोलूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है v1 v2 v3 up to vn, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कुछ उसमें से पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं. तो पैरामीटर्स हमने क्या ऐड करे थे? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4. मैं यहाँ पे C1, C2, C3 अप टू Cn, हम लीनियर कॉम्बिनेशंस पे बात कर रहे हैं. फाइन. सो दिस आर माय वेक्टर्स. सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिस इन अ सेट ऑफ वेक्टर्स, अगेन दिस इज बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स. तो सेट, वो सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे. अगेन हर वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? वो भी अगेन n डायमेंशंस हो सकते हैं. तो वो सारे वेक्टर्स एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन आती है, दिस इज C1 V1 into C2 V2 plus up to Cn Vn is equals to 0. अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती. फॉर एन
फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन में लिख सकता हूँ, हमारे पास कोई वेक्टर होगा, लेट्स से दिस इज 2x1, फाइन, दिस इज 2x1 प्लस 3x2, फाइन, प्लस 4x3। तो ये दोनों, ये अगर ये हमारे पास वेक्टर है x1 x2 x3, तो अगर ये एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। अदरवाइज क्या होता, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट होते। कैसे होते, मैं इसको इधर उठाता और मैं इसको यहाँ ले जाके माइनस बोल देता, तो मेरा x3 क्या होता, मेरा x3 होता, दिस इज अगेन दिस इज डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे मैं लिख देता, तो मैं x3 की वैल्यू निकाल सकता था। तो x3 कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 अपॉन 4, तो x3 की वैल्यू हम निकाल सकते थे। अगर हम x3 की वैल्यूज निकाल सकते थे, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, x3 x1 और x2 पर डिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट है तो हम उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। लीनियरली की बात मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज 2 इंटू x1। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती कि 2x1 और x टू दी पावर, दिस इज अगेन, सिंबल कहाँ गया यार, भूल गया, हाँ, दिस इज लेट्स से दिस इज, इसकी पावर 2 हो जाती, देन मेरे पास होता अगेन दिस इज log ऑफ x4। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, ये लॉगरिथम में आ रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फाइन, हम लीनियर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि कोई पावर नहीं, सबकी पावर एक जैसी है, कोई लॉग में नहीं जा रहा, कोई एक्सपोनेंशियल में नहीं जा रहा। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिलेशन कैसे ना कैसे तो निकाल ही सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है। लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। Is it fine? So C1 into V1 plus C2 into V2 up to Cn into Vn is equals to 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ वैल्यूज एक दूसरे पर डाल सकते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसी सेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं दिस इज इक्वल्स टू सेट 0। सो अगर ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस? द बेसिस says that it contains n-dimensional vectors, and these n-dimensional vectors are supposed to be basis if they are linearly independent। so हमारे पास अगर ये इक्वेशंस हैं तो एक दूसरे पर लीनियरली, ये एक दूसरे से ये सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। फाइन, इतना समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिस? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास अगर डेटा है, उस डेटा में अगर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हम एक एक कॉलम को एक एक वेक्टर मान लें। फाइन, एक एक कॉलम को एक एक वेक्टर मानेंगे तो सारे वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करें, दिस इज सपोज टू बी आवर बेसिस। फाइन, सो ये अगर सारे कॉलम एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये सारे कॉलम जो हैं वो उस मैट्रिक्स की बेसिस हैं। फाइन, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। आगे बात करते हैं। नाउ अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो बेसिस है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब ऑर्थोनॉर्मल में हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल और सेकंड वन इज योर नॉर्मल। सो ऑर्थो एंड नॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल, अब ऑर्थोनॉर्मल बोले मतलब ये कि हमारे पास जो अलग अलग वेक्टर्स हैं, लेट्स से पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, उसको हम बेसिस बोल रहे हैं। तो अब मैं वो कॉलम को मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिस है, मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फाइन, तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। फाइन, दिस इज माय ऑर्थोगोनल। तो आपके हर मैट्रिक्स जो है, आपके पास हर डेटा जो है वो हर कॉलम एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ रहा है। हर आदमी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। और हम जब डायमेंशंस बनाते हैं, किसी भी हम डायमेंशंस बनाते हैं, जैसे हमारे कमरे की भी डायमेंशंस ले, हमारे पास हाइट, विड्थ और ब्रेड्थ, तो हम सभी को 90 डिग्री पे तो लेके चलते हैं। सो वी आर सपोजिंग अगेन दिस वेक्टर्स आर
ऑर्थोगोनल एंड नाउ आई एम सेइंग दैट दिस आर द नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब हम उसका जो L2 नॉर्म फॉर्म है, मतलब हम उसको दिस इज A, तो इस A को क्या करेंगे, इसको इसी से डिवाइड करेंगे। लेट्स से हमारे पास आ रहा है कि कुछ डेटा, अगेन मैं अगर इसको नॉर्मलाइज करूं, कोई मेरे पास वेक्टर है, दिस इज 2 this is like 2 upon, yeah, so this is again, let's say हम इसी को वेक्टर को मान के चलें, इसको बात करें, this is 2 into x1 plus 3 into x2, तो हम इसके ये जो वैल्यूज हैं हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगेन लेट्स से दिस इज 2 प्लस मेरे पास आ गया 2 प्लस 3 अपॉन मेरे पास क्या हो रहा है, दिस इज स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का square. So this is how we are going for a normalization. Sorry, 2. This is not 2 plus 3. This is 2 into 3. Fine. So this is how we like to normalize all those data. मतलब नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा, हमारे पास वेक्टर है, अगेन हम इसको नहीं मानते, हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज 2 एंड 3, तो इस वेक्टर को हम ट्रांसपोज करें, दिस इज माय वेक्टर, मैं इसको ट्रांसपोज में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको लेट्स से दिस इज ट्रांसपोज क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैंने इसको रो में लिखा है। तो अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 अपॉन SQRT और दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फाइन। और दूसरा एलिमेंट होगा हमारा, दूसरा एलिमेंट होगा 3 अपॉन अगेन स्क्वायर रूट। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज। तो हमारी जो सभी की लेंथ होगी, जब हम सभी के लेंथ को प्लस करेंगे तो सभी की लेंथ हमारी प्लस होके 1 होगी। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज ऑल दोस थिंग्स। नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चले हम कि हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ SSSB में हमारे मार्क्स जो आते हैं वो 800 में से आते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो 1000 में से आए, कुछ यूनिवर्सिटीज में वो 1100 में से आए। और जब हम उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कोई बोलेगा यार मेरे को 700 नंबर आया, अब 700 नंबर 11 में से आए या 800 में से आए, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। हम उसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, डिवाइड बाय, हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज इज अगेन एन फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, हमारे पास जो डेटा था उससे उसका L2 नॉर्म फॉर्म्स, तो दिस इज नोन एज योर L2 नॉर्म फॉर्म, है ना, नॉर्मल। दिस इज हमारे पास L1 नॉर्मलाइजेशन होता है, हमारे पास L2 नॉर्मलाइजेशन आता है, हमारे पास फेबोनिक्स मैक्स नॉर्म फॉर्म होता है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन L इंफिनिटी। तो हमारे पास बहुत सारे नॉर्म फॉर्म्स आते हैं, अगर हम टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे हम नॉर्म्स निकालते हैं। तो दिस इज माय L2 नॉर्म फॉर्म, आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स, फाइन। सो हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो दिस इज माय ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। सो दिस इज हम इनको बोलें कि दीज आर सपोज टू बी माय ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। सो ये तो मेरा नॉर्मल वेक्टर है। अब अगेन मेरे पास कोई एक और ऐसा वेक्टर होगा जिसे लेट्स से 3 2, तो वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस इज सपोज टू बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो वी आर कंसीडरिंग, हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम जब डेटा लेके चलेंगे तो हम मैट्रिक्स में ये मान के चलेंगे कि हमारा जो सारा डेटा है उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया और सारे कॉलम एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इतना समझ में आया? सर वो हम नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं ये बता दीजिए। नॉर्मलाइज इसलिए कर रहे हैं कि मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो सभी क्या स्टैंडर्डाइज फॉर्म पर लेके चलूंगा।
या हम सबके बोल सकते हैं कि सबको जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हम वो लेके चलते हैं ना, जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में 0 मीन और 1 वेरिएंस, हम यहाँ पर भी सभी का जो एडिशन और सम होगा वो 1 पे लेके आएंगे, ताकि सारी जब कंपैरिजन होगा, सभी चीजों का कंपैरिजन होगा तो वो सबका कंपैरिजन इक्वल नंबर पे होगा। जैसे हम किसी का एवरेज निकालते हैं, हम जैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज किसी को 800 में से नंबर आ रहे हैं, किसी को 1000 में से नंबर आ रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर कैसे करें? तो जब हमको कंपेयर करना है तो उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, हम उनको उन चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो हम जब परसेंटेज निकाल रहे हैं, इट मींस दैट वी आर नॉर्मलाइजिंग ऑल दोस वैल्यूज, तो हम भी यहाँ पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम सारे वेक्टर्स को। यस सर, यस यस, थैंक यू सर। Then अरे इसको कैंसिल करें। Then again we are going for properties. Let's say this mu1 and mu_j जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अब मैं उसको mu1 और mu_j अनइम्पोर्टेंट वेक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ। Let's say this is my mu1 and mu_j, हम लीनियर अलजेब्रा में जाते हैं तो सॉरी u1, this is not mu1, so u1 and mu_j are vectors and if they are supposed to be the orthonormal vectors, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं तो एक u1 है, एक ui है और एक uj है, तो uj इंटू ui इंटू uj इज इक्वल्स टू 0। वाई? क्योंकि दोनों का जो एंगल है, दोनों का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री cos 90 कितना होता है? 0। फाइन। सो एक वेक्टर, मान लो एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर और वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 0 होगा। फाइन। सो दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास काम आएगी। देन अगेन ui इंटू ui, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ui इंटू i, ui एक ही वेक्टर है, ये जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इज अगेन ui स्क्वायर, तो ui स्क्वायर में क्या होगा? दिस अगेन इक्वल्स टू 1। फाइन। जैसे हम बोले, हाँ, जैसे 3 स्क्वायर का फिर अंडर रूट, हमारे पास क्या होगा? 3 स्क्वायर का हम अंडर रूट निकालें तो 3। अब हमने बोला कि वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, उसका सम कितना होना चाहिए? उसका सम सभी का सम 1 होना चाहिए, तो हम उसका सम कितना बोलेंगे? दिस इज अगेन इक्वल्स टू 1, तो उसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ बोले। तो ये यूआई ट्रांसपोज है ना? हाँ, यूआई ट्रांसपोज है ना। दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो एक को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना। आप सिंपल से माने कि ये 3x1 है तो ये 1x3 होना चाहिए, हालांकि दोनों 3x1 होंगे, मतलब 1x3 होंगे या 3x1 होंगे, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब दो वेक्टर्स का अगर डायमेंशन सेम होता है तो हमको उसकी वैल्यू थोड़ी मिलती है, क्योंकि हमको एक नॉर्मल वैल्यू चाहिए ना। 1x3 का 1x3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो एक को तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो 1 is 3x1, सेकंड 1 is 1x3। यस सर। फाइन। सो दिस इज माय सिंपल बेसिक डेफिनेशन। हम इसको कल और पढ़ते हैं, तो हम कल इसका ट्रांसफॉर्मेशन, आप प्रोजेक्शन एक बार और पढ़ के आए, मैं आपको कल प्रोजेक्शन बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड I'm just stop sharing my screen। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें।